दोस्तों, आपने आज तक जितने भी फ्रॉड्स के बारे में सुना होगा वो किसी आदमी या फिर किसी कंपनी के साथ हुए होंगे। लेकिन मलेशिया में एक आदमी था जिसने पूरे देश को ही ठग लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्कैमर ने पहले 36,000 करोड़ रुपए ठगे और फिर इसी पैसे का इस्तेमाल हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट को फाइनेंस करने में लगाए, जो कि एक दूसरे स्कैमर पर बेस्ड है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतना बड़ा स्कैम करने के बाद भी आज तक इसे अरेस्ट नहीं किया गया है और शायद आगे भी ना किया जाए। तो कौन था ये आदमी और कैसे किया इसने इतना बड़ा स्कैम, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये कहानी है दोस्तों जो लो की, जिसने मलेशिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल किया था। जो वैसे तो एक मिलियनियर फैमिली से ताल्लुक रखता था, लेकिन वो अपनी स्कूलिंग के लिए ब्रिटेन के प्राइवेट स्कूल में गया था, जहाँ पर रॉयल फैमिली से लेकर बिलियनियर्स के बच्चे पढ़ा करते थे। और यहीं से जो को ये अमीर लोगों के बीच रहने और उनके सामने खुद को उनसे भी ज्यादा अमीर दिखाने की लत लग गई थी। इस वजह से जो ने स्कूल और कॉलेज लाइफ में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल दोस्त बना लिए थे और ऐसी एक दोस्त के साथ वो अबू धाबी की ट्रिप पर गया था, जहां उसे सोवरेन नेशन फंड्स के बारे में पता चला। सोवरेन नेशनल फंड्स वो फंड्स होते हैं दोस्तों जिसमें एक देश बहुत सारे पैसे एक फंड में रख देता है और फिर इस पैसे का इस्तेमाल करके वो पूरी दुनिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा ग्रो कर सके। फिर चाहे वो कतर हो या नॉर्वे, सभी अमीर देशों के पास इस तरह का एक फंड होता है। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद जो ने अपने स्कूल के दोस्त और उस वक्त मलेशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नजीब रज़ाक के बेटे से जुड़े हुए लिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। उस वक्त मलेशिया को एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत थी और जो ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके मलेशिया को वो इन्वेस्टर्स दिलाए और खुद क्रेडिट लेने की बजाय नजीब को सारा क्रेडिट दे दिया। इस क्रेडिट की वजह से नजीब की पॉपुलैरिटी देश में इतनी बढ़ गई थी कि 2009 में नजीब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और तब जो ने अपना जाल बुनना शुरू किया। जो ने नजीब को यह आइडिया दिया कि मलेशिया के पास भी अपना सोवरेन नेशनल फंड होना चाहिए और जो ने नजीब को ये प्रॉमिस भी किया कि इस फंड की मदद से वो नजीब की पॉलिटिकल कैंपेन को भी फंड करेगा। इसलिए मलेशिया की सरकार ने एक मलेशियन डेवलपमेंट बरहेड या 1 MBD फंड की शुरुआत की और इसमें $100 करोड़ डाले। इस फंड का चेयरमैन बनाया गया और जो ने अपने लिए सिर्फ एडवर्टाइजर का टाइटल लिया। लेकिन इस फंड को हमेशा से जो ही कंट्रोल कर रहा था। जो की पहली इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की कंपनी पेट्रो सऊदी थी, जिसमें नजीब ने $100 करोड़ सीधा इन्वेस्ट कर दिए थे। कोई भी नेशनल फंड कभी भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स की जगह पर नहीं पार्क करता है, लेकिन क्योंकि जो से कोई सवाल नहीं कर रहा था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। बाद में सामने आया कि जो ने सिर्फ $30 करोड़ इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और बाकी 70 करोड़ उसने एक स्विस बैंक अकाउंट में भेज दिए थे। ये स्विस बैंक अकाउंट जो कि शेल कंपनी गुड स्टार लिमिटेड का था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब जैसे ही जो के पास इतना पैसा आ गया था, इसने इतने पैसे खर्च करने भी शुरू कर दिए थे। उसने कई सारी याट्स, मैंशंस और स्पोर्ट्स कार खरीदने में पैसा खर्च किया और इसके साथ उसने हॉलीवुड की बेवर्ली हिल्स में एक बड़ा सा होटल भी खरीद लिया, जो अमेरिकन नाइट क्लब्स और कसिनो में इस दौलत को उड़ाता था। और ये कहा जाता है कि अक्टूबर 2009 से जून 2010 के बीच में जो ने करीब 700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, वो भी सिर्फ अय्याशी करने में। जो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सुपर मॉडल्स को भी अपनी पार्टीज में आने के लिए पे करने लगा, जिसने उसे और भी नए कनेक्शंस दिए और हॉलीवुड में जो की चर्चा शुरू हो गई। फिर चाहे वो किम करदाशियां को एक वाइट फरारी गिफ्ट करनी हो या लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ प्राइवेट पार्टीज, जो ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा और वो लगातार पानी की तरह पैसा बहाता रहा। इस बीच वो नजीब की पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए भी पैसा भेज रहा था, जिस वजह से नजीब ने भी उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। जो ने इसी वक्त लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट को भी फाइनेंस किया था और अपनी एक मीडिया कंपनी खड़ी कर ली थी। जो चाहता तो वहीं पर रुक सकता था और एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकता था, लेकिन अब उसके लिए पैसे उड़ाना एक गेम बन चुका था और इसके लिए उसे लगातार पैसे की जरूरत भी थी। जो ने इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक गोल्डमैन सैक्स को अप्रोच किया और 1 MDB के बॉन्ड्स बेचकर इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए कहा। इसके लिए वो गोल्डमैन सैक्स को भी एक मोटी फीस देने वाला था, जिस वजह से गोल्डमैन सैक्स ने भी उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे और उसके लिए $350 करोड़ रेज किए। इसमें से 140 करोड़ रुपए उसने फिर से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए और फिर जब 1 MDB ने दोबारा $300 करोड़ रेज किए तो इसमें से भी जो ने एक मोटी रकम अपने पास रख ली। इस बीच में जो उन लोगों को भी पे करता रहता था जो इस सब को सेटअप करने में उसकी मदद करते थे ताकि वो भी मुंह ना खोलें। फिर वो गोल्डमैन सैक्स हो या नजीब, सबको पता था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन सभी जानबूझकर अंधे बने रहे क्योंकि सभी को प्रॉफिट हो रहा था। जो की स्ट्रैटेजी भी काफी इंटरेस्टिंग थी।
वो अपनी शेल कंपनीज के नाम सक्सेसफुल कंपनीज की तरह ही रखता था, जिससे ऐसा लगता था कि 1MDB जिससे भी पैसा ट्रांसफर कर रही है वो एक लेजिटिमेट कंपनी है। जैसे उसने कंपनी का नाम ब्लैक रॉक कमोडिटीज ग्लोबल लिमिटेड रखा था। ये नाम उसने इसलिए रखा क्योंकि ब्लैक रॉक नाम की एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसलिए जब भी जो की कंपनी को पैसे ट्रांसफर किए जाते थे तो पहली नजर में यही लगता था कि ये पैसे ब्लैक रॉक जैसी किसी कंपनी को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन ये सभी कुछ एक दिन बर्बाद हो गया जब 2015 में एक विसल ब्लोअर ने कुछ ईमेल प्रेस में लीक कर दिए। इन लीक्ड ईमेल्स में जो के सभी स्कैम्स के बारे में सब कुछ जानकारी थी, और जब ये खबर सामने आई तो फिर लोगों ने इस मामले को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो का काला चिट्ठा पब्लिक के सामने खुलने लगा। हजारों मलेशियंस ने 1MDB और प्राइम मिनिस्टर नजीब के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये फंड तो सरकारी था और इससे जो भी नुकसान हुआ था वो सभी अब मलेशियंस के टैक्स के पैसे से भरा जाना था। ये सब होने के बाद भी नजीब ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन नहीं किया, ये सोचकर कि अगले इलेक्शन तक लोग सब ये भूल जाएंगे। लेकिन 2015 में नजीब की पार्टी पिछले 60 साल में पहली बार इलेक्शन हार गई और फिर देश छोड़ने की कोशिश करते हुए नजीब को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद नजीब के घर पर रेड हुई और वहां से 27.4 करोड़ रुपए के महंगे गिफ्ट्स, हैंडबैग्स और ज्वेलरी बरामद हुए और नजीब को करप्शन के इल्जाम में 12 साल की सजा भी हुई। लेकिन जो को कोई नहीं पकड़ पाया और स्कैंडल के आने से लेकर अभी 7 सालों से जो गायब है, और क्योंकि उसका सारा पैसा फॉरेन अकाउंट्स में था इसलिए वो अभी भी इस पैसे को उड़ा रहा है। कई रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त जो चीन में एक सीनियर CCP लीडर के विला में रह रहा है, जो को शंघाई में विक्टोरिया सीक्रेट की पार्टी में कुछ सालों पहले देखा गया था, जो कि मैं बताता है कि अब अभी भी उसी बेशर्मी से अय्याशी कर रहा है और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। गोल्डमैन सैक्स के मैनेजर टिम लीसनर को भी इस मामले में सजा हुई थी और टिम ने कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामों को स्वीकार भी कर लिया था। आज भी मलेशियन अथॉरिटीज के अलावा FBI जो के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वो अपना सारा पैसा अमेरिका में आखिरी खर्च करता था। अभी भी इन्वेस्टिगेशंस में ढूंढा जा रहा है कि और किन लोगों को पता था कि जो पैसा जो खर्च करता था वो उसका खुद का पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पैसे को लेने से कभी इनकार नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी इतनी अजीब और इंटरेस्टिंग है कि इस पर फिल्म तो बनी सकती है, लेकिन साथ ही ये कहानी ये सवाल भी उठाती है कि आखिर हम किस दुनिया में रह रहे हैं जहां पर जो आदमी जितना बड़ा स्कैम करता है उसके लिए अथॉरिटीज से बचने के उतने ही रास्ते खुलते जाते हैं। आप अगर भारत में भी विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी को देखें तो ये सभी लोग खूब सारा पैसा ऐसे चुरा कर आज खुलेआम विदेशों में उसी पैसे को उड़ा रहे हैं और इनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह की कहानियां कभी कभी ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि लॉज, ये पुलिस और ये पूरा सिस्टम क्या सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए बना है? दोस्तों, क्या सचमुच जिसके पास भी पैसा आ जाता है वो इस सबसे ऊपर उठ जाता है? आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।